Hello and welcome to session number 7 of communication skills. In this we are going to cover structure of business letter, types of letters, job application, that's covering letters. So first of all we'll start with structure of business letters. बिजनेस लेटर्स आप जानते होंगे, लेटर्स जो आप आज तक भेजते आए होंगे, पत्र जिसे हिंदी में हम नाम देते हैं. अब हम बात कर रहे हैं यहाँ बिजनेस लेटर्स की, जिसे हम फॉर्मल लेटर्स भी बोलते हैं, क्योंकि हम ये प्रोफेशनल वे में, फॉर्मल वे में हम इनको यूज़ करते हैं. उसमें हमारा स्ट्रक्चर क्या रहता है उसके बारे में हम यहाँ थोड़ी सी बात करेंगे. फर्स्ट इज हेडिंग. ऊपर का जो लेटर हेड है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और एड्रेस है, टेलीफोन नंबर्स हैं, टेलीग्राफिक डिटेल्स हैं, वो ऊपर हेडिंग में आ जाती हैं. और टोटल पेज का 1/5 जो है वो ऑलमोस्ट इसमें कवर कर लिया जाता है. इसमें पूरे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंक्लूडिंग एड्रेस, टेलीफोन नंबर्स और टेलीग्राफिक डिटेल्स के साथ आप ऐड कर देते हैं. एंड ये सब चीज़ें हेडिंग जो है आप यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर सकते हैं. एंड देन आफ्टर दैट लेफ्ट हैंड मार्जिन पे आप 2 लाइन स्पेस छोड़कर 2 लाइन स्पेस आफ्टर द लास्ट लाइन ऑफ द हेडिंग. हेडिंग के जब आपने लिखी उसके 2 लाइन छोड़ने के बाद आप लेफ्ट हैंड मार्जिन में गिव द नेम ऑफ द मंथ. आप 3 तरीके हैं जिसमें आप देख सकते हैं लेटर डेट लिखने की. आप इनमें से कोई भी फॉलो कर सकते हैं. 2 मार्च 2007 या मार्च 2 2007 या मार्च 2 2007. बट इसके अलावा आप और कोई फॉर्मेट यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ स्टैंडर्डाइज प्रोफेशनल फॉर्मेट, तो आप इन्हीं को ही यूज़ करना होता है. पहला मैंने जैसे आपको बताया हेडिंग, और फिर हेडिंग के बाद 2 लाइन स्पेस लीव करने के बाद आप डेट लिखेंगे. देन इनसाइड एड्रेस. इनसाइड एड्रेस मीन्स जैसे आप लेटर भेज रहे हैं, एड्रेस ऑफ द पर्सन हुम यू आर राइटिंग टू. 2 लाइन स्पेस आफ्टर द डेट. इसमें आप डेट के बाद 2 लाइन स्पेस और छोड़ने के बाद आप इनसाइड एड्रेस दे सकते हैं. देन सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन मीन्स कैसे आप उन्हें एड्रेस करेंगे. ये आप इनसाइड एड्रेस लिखने के बाद 2 लाइन स्पेस छोड़ने के बाद 2 लाइन स्पेस आफ्टर द लास्ट लाइन ऑफ द एड्रेस आप सैल्यूटेशन डालेंगे. एड्रेस द नेम ऑफ द पर्सन इफ़ यू नो इट. आप उस इंसान को अगर आप जानते हैं मान लीजिए, तो आप उनके नाम के साथ डियर इस तरीके से आप एड्रेस कर सकते हैं, डियर मिस्टर सोहन. या अगर आप उन्हें नहीं जानते हैं उनका नाम, तो डियर सर, डियर मैम या सर मैम भी चल सकता है. और अगर ये से लेटर या किसी तरीके का सर्कुलर है, तो आपने देखा होगा डियर कस्टमर टाइप जो है हम इस टाइप का सैल्यूटेशन यूज़ करते हैं. नाउ सब्जेक्ट. आप सैल्यूटेशन लिखने के उसके बाद आप 2 लाइन स्पेसेस छोड़ देंगे. 2 लाइन आफ्टर द सैल्यूटेशन आप मेंशन करेंगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स व्हाट द लेटर इज ऑल अबाउट. ये आप लेटर लिख किस ले रहे हैं, और इससे रीडर को ये समझने में आसानी हो जाती है कि वो एक्चुअली लेटर किस चीज़ पर बेस्ड है. उसके बाद आप रेफरेंस देंगे, और सैल्यूटेशन की बाद आप 2 लाइन और छोड़ने के बाद 2 लाइन स्पेस आफ्टर द सैल्यूटेशन यू विल राइट रेफरेंस. और हेल्प्स टू ट्रेस द लेटर लेटर डेट. मान लीजिए अगर कोई रेफरेंस नंबर है उसका पहले उस लेटर का या कोई पर्टिकुलरली डिटेल्स है, इससे ये याद समझने में आसानी हो जाती है रीडर को कि वो पर्टिकुलरली किस चीज़ से पहले रेफ़र कर रहा है. मान लीजिए आपने कोई न्यू मोबाइल ख़रीदा है या कोई AC ख़रीदा है, कोई भी चीज़, तो उसका आप रेफरेंस नंबर दे सकते हैं, या पहले जो आपने लेटर भेजा होगा उसमें एक नंबर दे दिया जाता है. इससे ये है कि आपको उस लेटर के साथ आप जोड़ पाते हैं कि ये किसके साथ पहले जुड़ा हुआ है, ट्रेस कर पाते हैं. हेल्प्स टू ट्रेस द लेटर एट लेटर डेट. नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर. फॉर्मेट फॉलो करने के बाद अब हम आते हैं डिफरेंट टाइप्स पर लेटर्स के. इसमें कंप्लेंट लेटर. कंप्लेंट लेटर की अगर हम बात करें तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें किसी तरह की कंप्लेंट होगी. अगर आप कंप्लेंट कर भी रहे हैं, अगर आप मान लीजिए एज अ कस्टमर अपने मोबाइल की या किसी भी चीज़ की कंप्लेंट कर भी रहे हैं, तो इट शुड बी लेजिटिमेट. लेजिटिमेट मीन्स लीगल होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आप बिना बात के उनको कुछ भी बोले जा रहे हैं. इट शुड बी लेजिटिमेट. यूज़ डिप्लोमेटिक लैंग्वेज. डिप्लोमेटिक लैंग्वेज ही आपको यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपका मोबाइल ख़राब है और आपको सर्विसेज के लिए उनको कंप्लेन करनी है, ना कि उस इंसान से आपके कोई इश्यूज़ हैं. उस पर्सन को आपने हार्ड नहीं होना, बल्कि उस इशू पे आपने हार्ड होना है. लेट द लेटर बी कंसाइज.
और जितना हो सके उसको छोटा रहने दीजिए। और अगर कोई उसके साथ आपको डिटेल्स देनी ज़रूरी है, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, कोई गारंटी कार्ड है या वारंटी कार्ड है, कोई भी तरीके के नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स साथ में इंक्लोज करने ज़रूरी हैं, तो वो भी आप ज़रूर दे दीजिए। कंप्लेन लेटर में ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा कंसिडर करने चाहिए वाइल राइटिंग द कंप्लेन लेटर। तो कंप्लेन लेटर में ऐसा मत करिए कि आगे से एकदम स्ट्रिक्टली उनके ऊपर हार्ड होकर आप ज़बरदस्ती उनको बहुत कुछ वायलेंट उसमें या बहुत हार्श हो रहे हैं उनके ऊपर। आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, थोड़ा सा आप अपनी बात कह भी जाएं और सामने वाले को इतना हर्ट भी ना हो। अपॉलॉजी लेटर जैसा कि आपको समझ आ रहा है कि कुछ माफ़ी मांगनी है इसमें। ये आपकी रेक्टिफिकेशन होगा एरर का। अगर मान लीजिए आपकी कंपनी ने उन्हें कुछ प्रोवाइड नहीं किया या किसी भी तरीके से आपसे कोई गलती हो गई है, कोई बिलिंग डिटेल्स में गलती हो गई है, तो आप उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए थोड़ा सा अपॉलॉजी उनसे लेंगे। इट्स एन अपॉलॉजी ऑल राइट बट समबडी सीम्स टू हैव स्टोलन द चेक। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में भी कि कोई बात नहीं, अगर आपसे गलती हो भी गई है बट आप उसको एक्सेप्ट करिए। इफ़ पॉसिबल स्टेट कंपनसेशन टू द सफरर ऑफ डैमेज। तो जो भी सफरर है, जो भी जिसको भी उस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम हो गया है सफरर को, तो आप उसके लिए अगर हो सके तो आप अपना कंपनसेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे काफ़ी ईजी फील होगा सफरर को। टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम कॉज। आप अपनी लेटर में अपना पूरा एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक है, ऐसा ना हो कि आप अपनी गलती जो है किसी और के ऊपर डाल रहे हैं कि नहीं हम मेरी वजह से ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं आया, ये नहीं हुआ। ऐसी चीज़ें मत करिए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए और जितना हो सके, क्योंकि इससे होगा कि एटलीस्ट आप एक्सेप्ट तो कर रहे हैं अपनी मिस्टेक। सामने वाला भी इस चीज़ को खुश होगा देख कर कि एटलीस्ट यू आर एक्सेप्टिंग दैट, और आप उसके लिए कंपनसेशन देंगे तो ही विल फील रिलैक्स्ड अबाउट दैट। एंड यूज वर्ड्स दैट आर सिंपल एंड क्लियर टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करिए जो सिंपल हों और क्लियर हों, और आपकी फीलिंग्स जो आप कहना चाहते हैं, जो सही तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी इंटेंशंस उसमें नज़र आनी चाहिए। एंड समथिंग अबाउट इन्विटेशंस, जैसा कि आपको पता है कि इन्विटेशन क्या होता है, किसी को कुछ बुलाने के लिए कहीं पे आप इनवाइट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर में भी आपको ऑर्गेनाइजेशन का ग्राफिक एलिमेंट भी दिया हुआ है, जिसमें आप नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ग्राफिक एलिमेंट, यानी कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का पर्टिकुलरली लेटर हेड होगा या जो भी वहाँ पे, उस चीज़ को आप ग्राफिक एलिमेंट को डाल सकते हैं। देन नेम ऑफ होस्ट मिसेस एंड मिस्टर जॉन डो रिक्वेस्टेड द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, उनको आप इनविटेशन दे रहे हैं। एंड देन एट अ रिसेप्शन एंड डिनर, आप उनको इनवाइट करिए, या जो भी आपका इवेंट है उस पर आपको इनवाइट करना होगा। काइंड आपको बताना होगा किस चीज़ का इवेंट पे आप उनको इनवाइट कर रहे हैं। डॉक्टर एंड मिसेस क्रॉफोर्ड ऑन फ्राइडे, डेट टाइम प्लेस वेन्यू आपको मेंशन करना होगा, और कुछ अगर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देनी है टाइम वगैरह को लेकर, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। एंड वेयर टू रिप्लाई, और वो कहाँ रिप्लाई कर सकते हैं उस चीज़ को भी RSVP में आप मेंशन करिए। इस तरीके से आपको अपना इनविटेशन का फॉर्मेट रखना होगा। एंड बी ग्रेशियस वाइल एक्सेप्टिंग इनविटेशन, और आपको ग्रेशियस होना ज़रूरी है, क्योंकि आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप उनको थैंकफुल एटीट्यूड थोड़ा सा शो कर सकते हैं। एंड थैंक्स द होस्ट फॉर इनवाइटिंग यू, आप अपने होस्ट को थैंक करिए उसके लिए, क्योंकि उन्होंने आपको स्पेशली इनवाइट किया है। इवन आप डिक्लाइन भी कर रहे हैं अगर इन्विटेशन को, तो भी आप उनको थैंक कर सकते हैं। एटलीस्ट दे हैव इन्वाइटेड यू फॉर दैट, तो यू शुड बी ग्रेटफुल टू देम। और अगर डिक्लाइन भी कर रहे हैं तो साथ में आप अपने क्लैरिफाइड डिटेल्स दे सकते हैं कि अगर आप क्यों नहीं आ पा रहे हैं, इनविटेशन आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपका कोई प्रायर कमिटमेंट्स हैं या आपके कुछ प्रायर एंगेजमेंट्स हैं, तो उनकी वजह से आप आ नहीं पा रहे हैं। तो आप डिक्लाइन भी कर रहे हैं अगर, तो आप एटलीस्ट थैंक करते हुए उनको उस चीज़ का प्रॉपर रीज़न दे दीजिए, सो दे ऑल्सो फील हैप्पी फॉर दैट। इफ़ नीडेड क्लैरिफाई डिटेल्स अबाउट द इवेंट, और आप जब उनको इनविटेशन भेज रहे हैं, अपने इनविटेशन में अगर हो सके तो डेट टाइम लोकेशन ड्रेस कोड वगैरह, अगर मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देनी है, उस चीज़ों का भी मेंशन करें अगर ज़रूरत हो तो। यूज़ वर्ड्स दैट आर सिंपल एंड क्लियर टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, जैसा कि मैंने पिछली आपको उसमें भी बताया अपॉलॉजी लेटर में भी, कि आपके वर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल सिंपल और क्लियर होने चाहिए, ताकि आपकी फीलिंग्स, जो आपकी इंटेंशंस है, वो सिंपल वे में एक्सप्रेस हो सकें। स्टेट क्लियरली इफ़ यू आर डिक्लाइनिंग, ऑल्सो ब्रीफली गिव द रीजंस, और साफ साफ बात कहिए। अगर आप डिक्लाइन भी कर रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बोला, तो ब्रीफली उनको रीज़न दे दीजिए कि आप क्यों नहीं आ सकते, बिकॉज ऑफ सम प्रायर कमिटमेंट्स या एंगेजमेंट्स, और साफ साफ कहिए। एंड इट शुड बी मोर सिंपल एंड क्लियर, ताकि सामने वाले को आपकी इंटेंशंस समझ में आ सकें।
नाउ अबाउट जॉब एप्लीकेशन और कवरिंग लेटर जो हम साथ में भेजते हैं, आपने देखा होगा कि जब भी हम कुछ अपना रेज्यूमे या अपना बायोडेटा फॉरवर्ड करते हैं तो उसके साथ हम एक जॉब एप्लीकेशन देते हैं जिसमें हम अपने कुछ पर्टिकुलर उस जॉब को लेकर अपने डिटेल्स देते हैं कि हम उस जॉब में क्यों इंटरेस्टेड हैं, या आपने कुछ आप अपने टैलेंट्स या स्किल को थोड़ा सा उसमें बता पाएंगे डिटेल में. द कवरिंग लेटर शुड हैव द फॉलोइंग एलिमेंट्स. कवरिंग लेटर में ये सब एलिमेंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं. मेंशन द पोजीशन यू हैव अप्लाइड फॉर. जिस भी पोजीशन को लेकर, क्योंकि बायोडेटा जो है वो आप एक बेसिक उसके लिए बनाते हैं, आप हर एक जॉब के लिए एक आपका ओवरऑल एक सेम बायोडेटा रहता है, लेकिन जो आप जॉब एप्लीकेशन लेटर दे रहे हैं उसमें आपकी पोजीशन मेंशन होनी चाहिए कि आप किस पोजीशन के लिए वो लेटर दे रहे हैं, या आप किस पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो उसका मेंशन ज़रूर होना चाहिए. नेक्स्ट इज इंडिकेट योर इंटरेस्ट इन द जॉब. और आप उस जॉब में अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं कि येस यू आर वेरी इंटरेस्टेड एंड यू हैव दैट टैलेंट टू ग्रैब दैट जॉब. तो वो चीज़ों का भी इंडिकेट होना ज़रूरी है ताकि जो एम्प्लॉयर है तो उसको ये समझ आ सके कि आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं, यू विल आप उस जॉब को लेने के लिए वाकई में बहुत इच्छुक हैं और आप काफ़ी डेडिकेटेड हैं उस जॉब को लेकर, तो वो आपको ज़रूर उस जॉब के लिए ऑफर दे पाएंगे. A brief note about your experiences and skills to show your suitability for the post. जैसा कि मैंने आपको बताया, उस पोस्ट को लेकर अपने उन एक्सपीरियंसेस और स्किल्स को थोड़ा सा आपको ब्रीफ नोट देना होगा ताकि एम्प्लॉयर को भी ये लगे कि यू आर सूटेबल फॉर दैट पोस्ट. और एक्सपीरियंस और स्किल्स को थोड़ा सा आप अगर एग्जैजरेट या थोड़ा सा आप एक नोट दे देंगे उनका, तो जो एम्प्लॉयर है उसे भी समझने में आसानी होगी. स्टेटमेंट ऑफ योर अवेलेबिलिटी फॉर द इंटरव्यू. और एक स्टेटमेंट आप लास्ट में ये ऐड कर सकते हैं, प्लीज़ इन्फॉर्म मी फॉर द इंटरव्यू टाइमिंग्स, या जब भी आई विल बी अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू एज योर डेट, या जो भी आप उसमें बता सकते हैं, अपना स्टेटमेंट एक दे सकते हैं फॉर योर अवेलेबिलिटी ऑफ द इंटरव्यू. नाउ सम अदर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स. ये कुछ हमारे और बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं. फैक्स, टेलीग्राम या ईमेल. फैक्स आपको सुना होगा, टेलीग्राम्स जो फटाफट जिसमें हम मैसेज भेजते हैं, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल्स के बारे में भी आप जानते होंगे. मैसेज शुड बी वेरी शॉर्ट. इनमें आप ज़्यादा लंबा नहीं देंगे क्योंकि टेलीग्राम में और ईमेल्स में ज़्यादा हम बहुत बढ़ा चढ़ा के मैसेजेस नहीं देते. वेरी शॉर्ट हम इसमें देते हैं, बस अप टू द पॉइंट. इनफैक्ट हम मेन पॉइंट्स उसमें बता देते हैं ताकि ईमेल्स वगैरह में भी ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो. और सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी हम इसमें नहीं देते क्योंकि टेलीग्राम्स में देखा जाए तो इट कॉस्ट लगती है एक्चुअली एवरी वर्ड की, तो उसके लिए हम सैल्यूटेशंस और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी हम देना ज़रूरी नहीं समझते. बस मेन हमारा मोटिव क्या रहता है कि हमारा मैसेज पहुँच जाए वहाँ तक. और फैक्स एंड ईमेल आर यूज एज फॉर्मल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. और फैक्स और ईमेल तो हम फॉर्मल मीडियम में यूज़ करते हैं. ईमेल जो है हम कभी कभी इनफॉर्मल में भी यूज़ करते होंगे, जैसे आपने देखा होगा आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी ईमेल कर लेते हैं. बट ईमेल हम बिजनेस एनवायरनमेंट में भी, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में भी उसको फॉर्मल मीडियम में भी यूज़ कर लेते हैं. एंड डोंट इंक्लूड फंक्शन वर्ड्स सच एज आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशंस इन टेलीग्राम्स. और टेलीग्राम्स में तो स्ट्रिक्टली नो होता है आर्टिकल्स ए एंड द का और प्रेपोजिशंस का इन ऑन वगैरह, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि टेलीग्राम्स हमारा ईच वर्ड काउंट्स, तो इसीलिए हम उसमें इस टाइप के फंक्शन वर्ड, फंक्शनल वर्ड, स्ट्रक्चर वर्ड यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हमारा मेन मोटिव उसमें सिर्फ अपना मैसेज पहुंचाना होता है. तो इन सब चीज़ों का हमें बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में ध्यान रखना होता है. Now a little summary about the whole thing. Effective writing is an art. You should decide the structure of the letter according to the context or intention of writing the letter. तो मैंने जैसे आपको बोला कि राइटिंग, इफेक्टिव राइटिंग भी एक बहुत बड़ा आर्ट है. क्योंकि इसमें आपको आर्ट क्यों कहा, क्योंकि इसमें आपको अपनी इंटेंशंस अगर आप नहीं सही तरीके से बता पाते सामने वाले को, तो यानी कि यू आर नॉट इफेक्टिव इन योर राइटिंग. क्योंकि आप अपने सही तरीके से अपनी जो फीलिंग्स हैं या जो भी इंटेंशन है वो सामने वाले पे जाहिर नहीं कर पाए. तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट आर्ट दैट यू मस्ट नो, इट्स अ स्किल दैट यू मस्ट पोजेस. और इसमें आपको अपना स्ट्रक्चर ऑफ द लेटर डिसाइड करना होगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट. क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या इंटेंशन है, उसके अकॉर्डिंगली, जैसे मान लीजिए कंप्लेंट लेटर है, अपॉलॉजी लेटर है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना बॉडी जो है डिसाइड कर सकते हैं लेटर का. और अलग अलग टाइप के लेटर्स जो हमने अभी डिस्कस करे, कंप्लेंट लेटर, अपॉलॉजी लेटर, या किसी केस में आप थैंक यू लेटर, और या फिर बिजनेस प्रपोजल, इनविटेशन, कवरिंग लेटर, जॉब एप्लीकेशन,
जिसमें आप रिज्यूमे भी अपना साथ में देंगे, बट आप जॉब एप्लीकेशन एक टाइप का कवर लेटर होगा जो आपकी पर्टिकुलरली स्किल्स और उनको थोड़ा सा डिटेल में देगा। और सक्सेसफुल बिजनेस लेटर शुड बी कर्टियस, क्लियर एंड कंसाइज। एक सक्सेसफुल बिजनेस लेटर इफेक्टिव राइटिंग वही होती है जो कर्टियस भी हो, यानी विद इन द मैनर्स एंड फुल ऑफ कर्टसी, क्लियर हो जो आप कहना चाहते हैं आपकी इंटेंशंस ब्रेविटी के साथ, एंड कंसाइज, ज़्यादा ये ना हो कि क्लियर करते करते आप उसे बहुत ही पेजेस एंड पेजेस लॉन्ग बना दें। इट शुड बी क्लियर, कंसाइज, विद फुल ऑफ ब्रेविटी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस एंड फुल ऑफ कर्टसी। And do it yourself for you. What are the different types of letters? Explain the structure of letter. Thank you.